तो लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने सीख लिया था क्लेजन कंडेंसेशन, और साथ में हम लोगों ने सीखा था बेकमैन रीअरेंजमेंट, और इसके साथ ये भी सीखा था कि अगर बीटा कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो अगर आप उसको हीट करते हो तो CO2 गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट में सीख लिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज पिनाकोलोन रिएक्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पिनाकोलोन रिएक्शन। तो ये एक्चुअल में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स के नाम है जो इस रिएक्शन में बनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो होगा पिनाकोल, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा पिनाकोलोन, और रिएक्शन का नाम है पिनाकोलोन रिएक्शन। ये एक्चुअल में ये रिएक्शन जो है बहुत से लोग एल्कोहल में करवा देते हैं, बहुत से लोग एल्डिहाइड कीटोन में करवाते हैं, अपना अपना थॉट है। तो ये रिएक्शन एल्कोहल का भी है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट एल्कोहल होगा, और ये रिएक्शन एक तरह से एल्डिहाइड कीटोन का भी है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट जो होगा वो एल्डिहाइड कीटोन होगा। तो आप जो समझना चाहो समझ सकते हो। तो मैंने आपको पहले से ये बताया कि हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप एल्कोहल का प्रॉपर्टी समझना चाहो तो आप इसको एल्कोहल का प्रॉपर्टी समझ सकते हो। इसको आप एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन समझना चाहते हो तो आप इसको एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन भी समझ सकते हो। वो आपका पर्सनल थॉट है। रिएक्शन में बता देता हूँ क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको बाकी जो समझना चाहो समझ सकते हो। तो इसमें देखो है क्या एक्चुअल में, एक मॉलिक्यूल जहां पे अगल बगल वाले कार्बन पे 2 OH होंगे, अगल बगल वाले कार्बन पे होने चाहिए। तो आपको पता होता है 2 टर्म होते हैं, जेमिनल डाइऑल, एंड जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पे 2 OH। तो दिस इज विसिनल और डाइऑल, मतलब कि अगल बगल में लगा हुआ आपके पास, तो विसिनल डाइऑल है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं दिस इज पिनाकोल, इसका नेमिंग होता है पिनाकोल। ये ओल का मीन्स एल्कोहल। तो इसकी रिएक्शन आप किसी भी एसिड से कर सकते हो, मतलब किसी भी एसिड से कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो जाएगा, और आपके पास क्या बनता है इसमें, और ये हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, एक इसमें वाटर बाहर निकल जाएगा और साथ में एक कीटोन बनेगा, दिस इज पिनाकोलोन। ओन मीन्स कीटोन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। तो देखो आप देखोगे तो एक कार्बन का ट्रांसफर कर दिया है और इधर मैंने कीटोन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन होता है पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है, तो चलो पहले मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्या है ये रिएक्शन। तो देखो CH3 एंड OH, फिर CH3 OH। ठीक है ये, तो यहाँ पे H प्लस का अटैक हो, मतलब अटैक क्या, अभी तो मैकेनिज्म नहीं करे, अभी तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या करना था, एक ही कार्बन पे 3 CH3 जोड़ देना है, और फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो एक ही कार्बन पे देखो 3 CH3 और एक कार्बन पे एक ही CH3 बचा, तो उसको डबल बॉन्ड O करना था। तो दिस इज पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन एक्चुअल में जो है इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि जितने भी कार्बन चेन लगे थे R वो सबसे अलग अलग भी हो सकते हैं। तब उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए पहले हम लोग इसका देखते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, तो अगल बगल वाले 2, आप इसको पहचानोगे कैसे, अगल बगल वाले कार्बन पे 2 OH लगा होगा। इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी होंगे, तो H प्लस का अटैक होगा और यहां से बनेगा वही वाटर,
और ये आपको पता है कि वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो मैं वाटर को यहीं से बाहर निकाल देता हूँ। तो वाटर इज़ अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर यहीं से बाहर निकल जाएगा और प्लस बनेगा H2O, ठीक है। तो अब देखो जब बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आपको पता ही होगा कि वही हाइड्राइड या एल्काइल या फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। तो क्यों करवाते हैं शिफ्टिंग? क्योंकि शिफ्टिंग करने से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल की बढ़ जाती है। तो शिफ्टिंग करने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं आपका R माइनस को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो क्या बनेगा उसके बाद, यहाँ प्लस चार्ज आ गया OH R, और ये R R और R। तो अब आप बोलोगे सर ये स्टेबल कैसे हुआ? तो अब आप लोग याद करो, मैंने जब GOC करवाया था तो मैंने जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बोला था, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, वो मैंने कहा था कि अगर कोई प्लस M डोनेटिंग ग्रुप है लाइक OH या NH2, अगर उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इवन इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक वाले से भी ज़्यादा होती है। तो अभी लोन पेयर के बगल में आ गया तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो आप समझो कि इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब क्योंकि इसका ऑक्टेट सीधा सीधा पूरा कर देगा, तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बाकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो GOC में मैंने जैसे लिखवाया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल, इससे ज़्यादा स्टेबल कोई नहीं होता। कौन सा होता है? जो प्लस M जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसके बगल वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर से क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए ये आपका यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकैटायन है, ठीक है ये। अब इसके बाद वही लोन पेयर जो दे रहे थे तो दे दो। CR3 और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। अरे हाइड्रोजन है, एसिड आपका वही था, क्या था, कैटलिस्ट, H प्लस मिला, H प्लस निकाल दो लास्ट में, तो H प्लस को रिमूव कर दो। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। पिनोकोल से बनता है पिनोक्लोन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसमें कुछ बातों को समझते हैं। तो देखो कुछ बातों को ध्यान रखना है। इसमें दोनों साइड हाइड्रोक्सी थे, तो दोनों साइड मतलब देखो दोनों साइड हाइड्रोक्सी थे, और मान लो अगर अनसिमेट्रिकल व कार्बन चेन तो H प्लस का अटैक किसी भी साइड हो सकता है। तो वैसे केस में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान रखना है। देखो पहले जो होता है, ये रिएक्शन ही किसी भी रिएक्शन के लिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखना है। तो देखो पहले जो कार्बोकैटायन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहला जो कार्बोकैटायन बना वो अनस्टेबल है, बाद में वो रीअरेंज करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, तो वो आगे की दिक्कतें नहीं है। तो दिक्कत ये है कि जो अनस्टेबल है उसको बनाना, अब देखो ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो उसको बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए याद रखना है कि मतलब कार्बोकैटायन के केस में, फिर किसी भी रिएक्शन के केस में, जो पहला इंटरमीडिएट होता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो ये इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो ऑलवेज फॉर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, always form most stable carbocation after the first step, that is after removal of water। तो वाटर को निकालने के बाद जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो बनाना है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल मतलब दो बन सकते हैं, उनमें जो ज़्यादा स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल लिख लो, F लिख लो मोर स्टेबल, ऑलवेज फॉर्म द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। रीअरेंज हो जाएगा वो बात की स्टोरी है, पर पहले वाला ध्यान रखना, पहले वाला हमेशा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तो प्लस चार्ज किसके बगल में आता है, ऑक्सीजन के बगल में। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देके कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देता है। तो ये इफेक्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि इसके सामने बाकी इफेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि कार्बोकैटायन अगर ऑक्सीजन के बगल में आ गया तो आपको मैंने GOC में बताया था ये तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो जब सबसे स्टेबल है तो बाकी सबकी कोई औकात ही नहीं इसके सामने। तो अगर प्लस चार्ज जैसे ऑक्सीजन के बगल में आता है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो बाकी इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो, इसमें देखो
पहले इसमें लिखो लो आपका पहले क्या लिखेंगे आपका टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन। अरे वो जो शिफ्टिंग करवाते हैं ना माइग्रेशन, तो उसकी टेंडेंसी का ऑर्डर। तो वो एक चीज तो इसमें फिक्स है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल। ठीक है। इसके अलावा आपको एक बात याद होगी कि जब बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आता है तो उसकी शिफ्ट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इसमें नीचे लिखो एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस टेंडेंसी ऑफ बेंजीन रिंग माइग्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बेंजीन रिंग के माइग्रेशन की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो जैसे आपके पास मान लेते हैं तो OCH3 लगाए तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है। और वैसा ही कुछ कार्बन चेन के केस में है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है उतना ज़्यादा ही इसके माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ कार्बन चेन ऑल्सो माइग्रेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। मतलब ये है कि CH3 3 टाइम्स C इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर CH3 2 टाइम्स CH की टेंडेंसी कम होती है, फिर CH3 CH2 की टेंडेंसी कम, और CH3 की टेंडेंसी सबसे कम। ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है कि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी कम। तो ये कुछ आपको बातों को ध्यान रखना है इस रिएक्शन को करने के पहले। ठीक है। अब चलो हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो ये दो रिएक्शन करते हैं। देखो सबसे पहले पहला वाला जो रिएक्शन है, कार्बोकटायन हमें से ज़्यादा स्टेबल बनाना है। तो ये कार्बोकटायन बस 2 CH3 मिलेगा, इस कार्बोकटायन पे 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, तो इसलिए इसमें जो कार्बोकटायन जो बनेगा वो ये बनेगा। हमेशा आपको जो पहला कार्बोकटायन है, जो फर्स्ट कार्बोकटायन होना चाहिए, वो हमेशा मोर स्टेबल वाला बनाना है हमेशा। तो ये बनेगा। ठीक है। और इसको शिफ्ट करवा देना और फिर वही H को निकाल देना तो आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज दिस। ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें किसी भी एक साइड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। शिफ्टिंग की टेंडेंसी में अभी जैसे आपको पहले बताया कि बेंजीन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो जब आप बेंजीन को ट्रांसफ़र करोगे तो यही बनेगा जो लिखा हुआ है। ठीक है। तो दोनों को प्रोडक्ट सेम आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ऐसे केस में ध्यान रखना है जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है वही बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा मोस्ट स्टेबल वाला कार्बोकटायन को बनाते हैं इसमें। इस रिएक्शन को करना है। इसमें H ऐसा लिख के आ जाएगा H2SO4, मतलब डाइल्यूट H2SO4।
कोई भी H प्लस चलेगा, मतलब बस पहचानो कि कैसे अगल बगल दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। तो इन दो रिएक्शन को करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो दोनों में बेंजीन सेम है, पर ये विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, पहला कार्बोकेटाइन ध्यान रखना है हमेशा स्टेबल वाला। ठीक, ये होगा। अब इसके बाद हमें शिफ्टिंग करवाना होगा। तो देखो इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो आपको पता होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है उसके माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये माइग्रेट करेगा और H को निकाल देना। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आएगा आप ये मत सोचना कि अनस्टेबल करेगा। अरे भाई प्लस चार्ज के बगल में ऑक्सीजन है, वो ऑलरेडी इतना स्टेबल, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलेगा मुझे बेंजीन का रेजोनेंस चाहिए ही नहीं, वो उसको ज़रूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है वो, तो उसको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो प्लस चार्ज आएगा, लोन पर ट्रांसफर करो, स्टेबल हो गया, बात खत्म हो गई। तो क्या बनेगा इसमें, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इन बातों का ध्यान रखना है कि पहला वाला कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल बनाना है और माइग्रेटिंग टेंडेंसी को ध्यान रखना है, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गया। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनों 5 मेंबर करेंगे, सिमिलर रिंग है, किसी भी एक साइड से प्लस निकाल दो, और मतलब वाटर निकाल दो। तो प्लस चार्ज आएगा, अरे H प्लस कटेगा वो वाटर आएगा। अब क्या होगा, अरे 5 मेंबर के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होता है, तब होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते थे, कहा था कार्बोकेटाइन को पहला नंबर, इसको दूसरा और इसको तीसरा, तो 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ना होता था और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ना होता था। तो क्या बनेगा, देखो आप करवा के देखो अच्छे से। ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे आएगा OH और इधर आएगा प्लस चार्ज। अरे करवा के देखो, आपको कहा था पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाता है 1 से 2 में, तो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया 1 से 2 में। अरे यही तो है ना 2 और 2 3 को तोड़ा और 1 और 3 को जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा। H प्लस को बाहर निकाल दो, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। पिनोक्लोन थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया पिनोक्लोन रिएक्शन। तो ये तो कर लिया। अब चलो इसके भाई पे आते हैं। इसका भाई भी एक है, मतलब कुछ जगहों पे दिया रहता है, कुछ जगहों पे नहीं दिया रहता है, तो एक रिएक्शन का इधर थोड़ा अलग सा। ठीक है, तो अगला रिएक्शन लिखते हैं, बेंजेलिक एसिड रिएक्शन। मतलब यहाँ पे मतलब देखो पिछले वाले में क्या था, पिनोकोल, उससे क्या बनता था पिनोक्लोन। तो यहाँ पे क्या है, बेंजील, इससे क्या बनता है बेंजेलिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पेस वालों का बहुत फेवरेट रिएक्शन, ये जरूर देते हैं। पेस मतलब पेस वालों को इससे कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये लोग बहुत देते हैं एग्जाम में। नॉर्मली मैंने कभी आते हुए तो देखा नहीं है इसको, पर पेस वालों का बहुत फेवरेट रिएक्शन है। तो हम लोग करते क्या है, बेंजेलिक एसिड रिएक्शन। तो देखो क्या है,
पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, मतलब अगल बगल यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास है दिस इज अल्फा बीटा, मतलब या फिर समझ लो अगल बगल नहीं है तो इसको समझ लो आपका अल्फा डाइकीटो कर, अरे ये इसका अल्फा इसका अल्फा, तो इसको कर देते हैं अल्फा डाइकीटोन चाहिए इसमें, जिसको बेंजील बोलते, इसी को बेंजील। पिछला वाला एसिडिक मीडियम में था, पर अच्छा एल्डिहाइड कीटोन के बारे में क्या बोला है? एल्डिहाइड कीटोन कब रिएक्शन देता है? एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देना प्रेफर करता है इन बेसिक मीडियम, और यही तो पूरे चैप्टर में चल रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम में रिएक्शन देना प्रेफर करता है। कौन सी रिएक्शन देना प्रेफर करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मीडियम में बदल जाएगा बेसिक मीडियम। क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। क्या होगा, कैसे, मतलब कैसे होगा वो तो बाद में देखेंगे। देखो क्या होगा, ये देखो पहले ये बनेगा, एक ही कार्बन पे 2 OH, इधर OH इधर कार्बोनिल, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ ऐसा रिएक्शन है। दिस इज बेंजीलिक एसिड। तो वही पिनोकोल का भाई था, और इससे लेकिन थोड़ा अलग ही रिएक्शन हो गया, बन गया बेंजीलिक एसिड। तो समझते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसमें बाद में H+ की जरूरत पड़ती है, पर फिर भी चलो ये लिख लो। तो इसमें नीचे आप लोग लिख सकते हो, लिखो बेंजील when react with base it form बेंजीलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। तो बेंजीलिक एसिड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाता है। कैसे करता है, मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म तो देखो वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पिनोकोल में तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मैकेनिज्म कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैकेनिज्म नहीं पता अगर है तो हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप उसका प्रोडक्ट ना बना पाओ। तो इसलिए आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट बनाने में दिक्कतें हो सकती है। तो क्या होता है देखते हैं। तो ये OH-, अरे किसी भी एक साइड अटैक कराओ ना, यही तो होता था। और क्या होता था, OH- एक न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक करेगा ये। और क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अटैक कराया, तो फिर आया डबल बॉन्ड, इधर अटैक हो गया। मीडियम बेसिक है, ठीक है। तो इसको कोई H+ भी नहीं दे सकता, ठीक है। और चलो मान लो आपने इसको H+ पकड़ा दिया, तब क्या? अरे तब एक ही कार्बन पे 2 OH, वाटर बाहर निकल जाएगा, तब तो जहां से चले तो वही आ गए। ऐसे स्टेप को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर आप H+ दे दिया तो वाटर बाहर निकलेगा, यही बन जाएगा। तो मतलब जहां से चले तो वही आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं कि गए और फिर वापस आ गए, मतलब कि प्रोबेबल तो है बट प्रोडक्टिव नहीं। अरे जहां से चालू हुआ वहीं पे आ गए, तो किस बात का प्रोडक्टिव? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शन यूजलेस होते हैं, किसी काम के नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही, अरे इसको H+ दोगे तो कुछ बना ही नहीं, तो जहां से चले तो वही आ गए दोबारा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबल बट नॉट प्रोडक्टिव। तो अब और क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ नया। कैसा नया? जैसा नया था कैनिज़ारो रिएक्शन में, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो अब देखो अलग क्या होगा। ये अटैक करेगा इस पे, और बेंजीन रिंग यहाँ पे, अरे बेंजीन अटैक करने से फिनाइल बनेगा, और फिनाइल की शिफ्टिंग की टेंडेंसी अरे अच्छी खासी हाई होती है, टेंशन न लो, ठीक ठाक हाई टेंडेंसी है। ये इधर और ये इधर और ये इधर, मतलब तो को फिर से समझो, लोन पेयर किधर तो डबल बॉन्ड आएगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर बेंजीन निकल के इधर अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो हाथों हाथ क्या बना, एक ही स्टेप में पीएच ओ पे माइनस और साथ में COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो एक्चुअल में ये अल्कोहल का बेस है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों आपस में एसिड बेस कर लेते हैं।
एसिड बेस रिएक्शन। हाँ, इसको एक चीज लिख के आता है कभी कभी। अरे एक चीज मुझे याद आया, कई बार लोग बोलते सर ये क्या लिख दिया, बहुत बड़ा सा टर्म, इसमें लिख के आता है ऐसे IMPE। कई बार ऐसे लिखा रहता है सर, ऐसे लिख देगा IMPE और फिर दिखा देगा। वो लोग सर ये क्या IMPE ऐसा लिखा रहता है, कई बार दे देता है, क्यों? कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जो पेपर बनाता है उसको बच्चों को कंफ्यूज करने में बहुत मजा आता है। तो IMPE का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, सिंपल सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। एक मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, तो बस IMPE इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ये एसिड है, ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस है, लो इसको H पकड़ा देगा। तो इससे ये बनता है, ये हमारा प्रोडक्ट है। एक्चुअली बेसिक मीडियम में तो यहीं पे रिएक्शन आकर रुक जाता है, ठीक है, बस यहीं पे रुक जाता है। फिर हम लोगों को अलग से H+ डालना पड़ता है, तो ये अलग से H+ डालो, अलग से डालना पड़ता है ये। तो इससे बनता है PH COOH और OH, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो समझ में आया इसका मैकेनिज्म, समझ में आ रहा होगा ये। तो इस तरीके से पूरा रिएक्शन प्रोसीड करती है। दिस इज फ्यूरिल, अरे इसका कॉमन नेम है भाई, लिख लो ये। ऐसा मॉलिक्यूल कभी, मतलब आपको कभी भी केमिस्ट्री में अगल बगल 2 ऑक्सीजन दिखाई दे जाए, मतलब कार्बोनिल, तो यही रिएक्शन करवानी। पहले एक ये सिंपल रिएक्शन पहले कर लेते हैं, फिर एक डिफिकल्ट करते हैं, जो पेस वालों को बहुत फेवरेट है, हर बार देते हैं। एक्चुअली पहले इसमें एक बेसिक मीडियम लेना होता है, जैसे डाइल्यूट NaOH, और फिर बाद में इसमें H+ अलग से डालना पड़ता है। अरे H+ भाई जो बनता है ना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको H+ दे के कन्वर्ट करना होता है। क्या बनेगा? अरे भाई OH का अटैक करवाना, फिर इधर जाएगा और फिर बैक अटैक करेगा तो वो उधर चला जाएगा, ठीक है। तो करवा के देखो। बस ये करवाना, देखो कितना सही रिएक्शन है। अरे कुछ नहीं करना था भाई इसमें, ये OH का अटैक, इधर माइनस चार्ज, माइनस का बैक अटैक, इधर यार इधर टूटे क्या माइनस आ जाएगा, और फटाक से इधर अटैक, बन गया ये, बस हो गया। ये रिएक्शन और भी बहुत जगहों पे आ सकता है, तो अब थोड़ा अलग से करते हैं। नॉर्मली चीजें थोड़ी सी सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। ये 1 और 2 का मतलब ये होता है कि भाई पहले ये करवाओ फिर ये करवाओ, ठीक है। मैं एक चलो केस कर लेता हूँ अनसिमेट्रिकल भी लेके। वैसे अनसिमेट्रिकल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर वही आएगा। मैं दिखाता हूँ इसमें क्या बनेगा। इसमें बनेगा CH3, अरे CH3 OH CO, क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों आ जा रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल। तो इसलिए मतलब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नहीं दिया रहता, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही कार्बन पे जाकर दोनों जुड़ गए। हाँ, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का फर्क पड़ता है पिनोकोल पिनोकोलोन रिएक्शन, उसमें दिया रहता है, इसमें तो दिया, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पर फिर भी यहाँ अटैक करना हो तो कहाँ करेंगे? अरे भाई क्या बताया एल्डिहाइड कीटोन के पहले लेक्चर में, क्या बताया है? एल्डिहाइड कीटोन कौन सा रिएक्शन प्रेफर करता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होता है, क्या बताया है, जहां पे स्टेरिक हिंडनेस कब है ना, यही तो बताना पहले स्टेप में। अगर आपको लगे कि सर कहाँ अटैक होगा, मान लो क्वेश्चन सपोज करो जे एडवांस में मान लो पेपर अच्छा आ गया और आपको मैकेनिज्म आ गया, अरे ऐसा आता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ऐसा पैसेज आ सकता है कि ये रिएक्शन आ जाए पैसेज के फॉर्म में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ अटैक की यहाँ अटैक, तो कहाँ अटैक, जहाँ पे भीड़ कम है, जहाँ पे स्टेरिक हिंडनेस कम है, इसका साइज बड़ा है, तो वैसे में इसका अटैक यहाँ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अरे जो लेड केटोन में पहले बताया पहले लेक्चर में, उस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कॉमन सेंस के यूज कर लोगे सब हो जाएगा, फिर बाकी करवा लो जो करवाना है, अल्टीमेटली बनेगा यही। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल पेस वालों को बहुत पसंद है देना। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जब बेंजिल बेंजिलिक रिएक्शन के तब कुछ अलग होना चाहिए। ये है वो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है किसी भी अच्छे एग्जाम में आने के लिए, स्पेशली जे एडवांस। अच्छे एग्जाम तक चल में कि जे एडवांस, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो अच्छे एग्जाम लाइक जे एडवांस आने के लायक है, या पेस में अगर कोई मेजर टेस्ट में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया तब ये, तो ये क्वेश्चन वो देते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा, इसका मैं मैकेनिज्म चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। एक साइड अटैक, पहले बेसिक से अटैक करवाओ। देखो वैसे मैं तो चाहे एक स्टेप में प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, पर आप देख लो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, अरे यही होगा। क्या होता है बैक अटैक, इसको समझो। बैक अटैक, इसको ध्यान से देखो, बैक अटैक करेगा। जब बैक अटैक करता है, अरे तो ये तो डबल बॉन्ड वाले थे, तो इसके बीच का नहीं टूटता ना, क्या हो रहा था, अरे इसके जुड़ा हुआ जो कार्बन थे ये तो निकाल लेते, इसके जुड़ा हुआ कार्बन को निकाल लेते। तो जब बैक अटैक होगा तो देखो क्या होगा, ये जो आपके पास जो है ये टूट के पीछे जाएगा, और फिर यही जो होगा इधर अटैक करेगा। अरे यही तो करवा रहे थे अभी तक, देखो पुराने सारे रिएक्शंस यही हो रहा था। तो देखो ऐसा करने से क्या बनेगा, ये जब यहां अटैक करेगा तो यहां पे बनेगा O-। अरे इस पर अटैक किया और ये तो कार्बन बचा रह गया, तो ये हो गया COOH। करवा के देख लो, यही आएगा ध्यान से। और फिर इसके बाद अरे भाई IMPE, थोड़ा हाई फाई लिखा जाए कुछ नाम, IMPE इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, तभी तो फीलिंग आएगा ना कुछ बड़ा रिएक्शन कर रहे हैं। तो दिस विल बी OH and COO-। तो ये हमारा है पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में H+ को पकड़ा दो। तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, पहले कोई भी बेस चलेगा, कोई भी बेस, और बाद में एसिडिक मीडियम। पहचानो कि किससे अगल बगल ये। तो ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, मतलब ये अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है। इसको कोई भी ऐसे आलतू फालतू इंसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, जिसको बोलेंगे कि इसको कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सॉल्व नहीं कर सकता, इसको वही सॉल्व कर सकता है जिसको प्रॉपरली इस रिएक्शन का नॉलेज है। ठीक है, तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट होगा। तो इवन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार, ये वाला नहीं, वो CS3 वाला जो था पीछे, एक बार सिर्फ एक ही बार नीट में भी आ रखा है, एक बार। और ऐसा तो डिनाई में कर भी नहीं सकता कि नीट में नहीं आएगा। हाँ, पर ये क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एडवांस वाले देना प्रेफर करते हैं, और नीट वाले देते नहीं है पर दे भी सकते हैं, मतलब चांसेस बहुत कम है पर दे सकते हैं, कोई चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। सिलेबस में है तो आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है नीट, और नीट में एक बार आ रखा है बहुत पहले। तो वो CS3 वो जो पिछला जो केस करवाया था, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 3, वही आ रखा है वो। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 2 रिएक्शन हो गया, क्या, पिनोकोलोन रिएक्शन, और ये क्या था, बेंजिल और बेंजिलिक
लैक्टिक एसिड रिएक्शन। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन में मैंने एक्चुअल में नहीं बताया था, फिर मैंने कुछ बैचेस में शायद बताए थे, कुछ में नहीं बताए थे। मुझे खुद ही नहीं पता एग्जैक्टली कि पता है कि नहीं पता है, और मैं रिस्क ना लेते हुए सेफ साइड चलना चाहता हूँ और मैं रिएक्शन बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। विटिक रिएक्शन। तो मैं आपको एक चीज मैंने पहले से बोला है कि एग्जाम में जो रिएक्शंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मान लो नीट की चलो बात करते हैं, नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 में 14 या 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। जीओसी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, बचे 11-12 क्वेश्चन। अरे मान लो 45 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, मान लो आए 14 क्वेश्चन, मतलब 45 में 14 क्वेश्चन मान लेते हैं ऑर्गेनिक के। तो मान के चलते 3 क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन किससे है? जीओसी से। जीओसी से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बचे 11 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन तो रिएक्शन के अराउंड होगा, तो उन 11 में से 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जो होता है वो 2 ही चैप्टर के अराउंड घूमता है। एक है एल्डिहाइड कीटोन और दूसरा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ज़्यादा बेटर होगा आप अगर आप हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड कर लो, तब तो 11 में से 8 क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर, मतलब क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी आपको पता होगा, उसमें हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब दिया है। तो वैसे अगर हाइड्रोकार्बन बोला जाए तो ये भी इंक्लूडेड होगा, तो मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और साथ में एल्डिहाइड कीटोन। अगर आप इनको इंक्लूड कर लो, मतलब अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को इंक्लूड कर लो, तो 11 में से 7-8 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर से, कौन? एल्केन, एल्किन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसको इंक्लूड कर लो और साथ में ये। तो ये चैप्टर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मैंने कई बार बोल दिया ये, तो इसलिए अब ये रिएक्शन मतलब कुछ में करवाया है, कुछ में नहीं करवाया, मुझे खुद ही क्लियर नहीं है, तो मैं सेफ साइड इसको करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये। तो हम लोग करते हैं विटिक रिएक्शन। तो ये जो है रिएक्शन, ये एल्कीन को बनाने के लिए यूज होता है, या आप कह सकते हो एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टीज है। कई बार किसी का प्रॉपर्टीज किसी का प्रिपरेशन हो जाता है, तो वही समझते क्या है इसमें। तो पहले इसमें समझ लो रिएक्शन के, रिएक्शन बहुत सिंपल है। R और R1 लेते हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, एक कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के साथ, इसको हम बोलते दिस इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आइल्ड क्या होता है? ये निकल जाता है बाहर, ठीक है, और इससे बनता है एल्कीन। मतलब इससे आप कोई भी एल्कीन बना सकते हो, ये इसलिए मैंने सब कुछ अलग अलग करके दिखा, आप कोई भी एल्कीन बना सकते हो। और ये एल्कीन बनाने का अच्छा मेथड, मतलब इसमें यील्ड जो होता है रिएक्शन का काफ़ी हाई होता है, मतलब अच्छा खासा हाई यील्ड है, प्लस साथ में PH3 P डबल बॉन्ड O रिलीज होता है, ठीक है। पहले रिएक्शन का एक लाइन का मैकेनिज्म लिख लेते हैं, मैकेनिज्म एक्शन कुछ है ही नहीं, तो फिर भी लिख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को रिएक्शन जब बता दो और मैकेनिज्म ना बताओ तो लोगों का क्या होता है, फूड मतलब जो डाइजेशन होता है खराब हो जाता है। मतलब सर मैकेनिज्म नहीं बताया, सर खाना नहीं पच रहा, सर नींद नहीं आ रही, सर मैकेनिज्म बता दो। ऐसे आते हैं बच्चे मेरे पास, सर मैकेनिज्म बताओ। मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया तो मतलब उनके लाइफ में पता नहीं क्या हो गया है, मतलब नींद नहीं आ रही है, सर सो नहीं पा रहे हैं, सर खाना नहीं पच रहा है, सर कुछ तो बताओ, मैकेनिज्म बताओ। तो मैकेनिज्म कर लेते हैं, वैसे फालतू मतलब मैकेनिज्म कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, पर कर लेते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैकेनिज्म जिसका इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको खुद ही बता देता हूँ, और हर चीज़ का मैकेनिज्म जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आलतू फालतू चीज़ों का जान के कोई फायदा नहीं होता। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है जैसे बेंजिलिक रिएक्शन, पिनोकोलोन या क्लेजन कंडेंसेशन, जहाँ भी इंपॉर्टेंट, क्लेजन तो नहीं कहने चाह रहा हूँ, वो मैं खुद ही बता दिया। तो जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ तो बताना जरूरी है, और जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं जैसे एल्डोल में तो ठीक है, एल्डोल में प्रोडक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका क्वेश्चन में से प्रोडक्ट बनाने पे ही आता है वो। तो देखो क्या होगा इसके मैकेनिज्म में, देखो क्या होता है,
देख लो भाई मैकेनिज्म देख लो इसका, नहीं तो हो सकता है कुछ किसी को नींद ना आए, बोलो सर अरे फिर रात में बोलो सर नींद नहीं आ रही सर, मुझे विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की नींद डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। फॉस्फोरस पे वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके पास लोन पेयर होता है, तो ये इसमें बॉन्डिंग करता है और इसके चक्कर में ये बॉन्ड टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में बॉन्डिंग, अरे लोन पेयर का इस पर अटैक होता है तो इस पर ये बनता है, ये इसमें इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट याद रखना, ये जो बना है रिएक्शन बस ये इंटरमीडिएट बनता है एक ही स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है, अगले स्टेप प्रोडक्ट बनता है, बस इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इसमें। फिर अगले स्टेप में इसका यहाँ पे अटैक करवाते हैं और इधर ट्रांसफर हो जाता है ये इधर, तो बन गया प्रोडक्ट, इससे ये और इससे ये, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं रिएक्शन में, इतना सा ही मैकेनिज्म है। तो क्योंकि ये कुछ ऐसा साइक्लिक चेन बनना और ये ठीक ठाक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, सो यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन है एल्किन को बनाने को लेकर। तो पहले एक दो चलो एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि दोनों अलग अलग हो, एक साथ भी हो सकते हैं। इसको उससे मिलाओ और उस बाकी को जोड़ दो, बाकी को जोड़ दो, कितने, अरे ये तो फॉस्फोरस कार्बन, ये कार्बन दो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। मेरे हिसाब से सही आएगा, इसमें करके देख लो, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर देख लो आप लोग, यही इसका आंसर आएगा। अब हम लोग आगे एक चीज कर लेते हैं, जो मतलब जिसका जरूरत पड़ सकता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस आइल्ड, फॉस्फोरस आइल्ड, ये आ सकता है, इसका यूज पड़ सकता है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कोई भी हेलोजन, ठीक है, कोई भी एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसकी रिएक्शन करवाया जाता है, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग PPH3 के साथ। अरे PPH3 इज अ वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में एक पढ़ाया था आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे लिगेंड का ऑर्डर था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड का ऑर्डर, उस लिगेंड का ऑर्डर में जाकर देखना ये मॉलिक्यूल बहुत ऊपर है, इवन टॉप से सेकेंड या थर्ड ही है। तो लिगेंड भी वैसे होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल में काउंट होता है। ये अटैक करेगा और हेलोजन को बाहर वन स्टेप में होगा, मैकेनिज्म SN2 टाइप रहता है वैसा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2, तो इससे देखो क्या बनेगा, CH2 PPH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने लोन पे अटैक किया तो X माइनस बाहर निकलेगा, तो वैसे यहाँ पे X माइनस ही बनता है। अरे ये कटायन और आयन एक तो पहले तो निकल जाएगा, फिर देखेगा कि कटायन आयन है तो दोनों बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें साथ में हम लोग लेते हैं, आपके पास जो होगा RLi, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम का, तो यहां पे ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, किसका, लिथियम का, ठीक है। ये तो इसमें देखो होता क्या है, R पे होता है माइनस चार्ज और लिथियम पे होता है प्लस चार्ज।
लिथियम की टेंडेंसी हेलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की बहुत हाई होती है, तो इसलिए बना देगा वो LiX। ठीक है, ये तो बन जाएगा ये। साथ में देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो R माइनस है तो ये इसको ले लेता है, अरे माइनस चार्ज है तो H प्लस को लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी से मॉलिक्यूल क्या क्या बनता है, प्लस RH और प्लस बनेगा ये मॉलिक्यूल। इसमें एक्चुअल में ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन था, एक ही हाइड्रोजन होगा बॉन्ड ज़्यादा हो गया, इसमें एक ही हाइड्रोजन था। बस हो गया। तो ये हमारा मेथड होता है। ये कार्बन, ये ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम लोग करते हैं इसमें अगला, मतलब आगे इसको समझते हैं। देखो कैसे कैसे केस हो सकते हैं। ये आपको इस तरीके से लिख के आएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा रहता है सीक्वेंस में कई बार। इसको करना है। तो देखो जब पहला वाला स्टेप होगा तब तो पता ही क्या होगा, मैं लिखते जा रहा हूं, देखो फटाफट। ये पहले वाले स्टेप के बाद होगा तो मैग्नेटिक बॉन्ड होगा, फिर लिथियम आएगा तो क्या करेगा इसमें, तो LiBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये जो ब्यूटेन है ये एक H को ले लेगा तो बन जाता है ब्यूटेन। अरे ये R था ना, R को इस H से जोड़ा तब ब्यूटेन बनेगा, और उसके साथ में बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड PPS3। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब जब इसका रिएक्शन, अरे थर्ड वाला बचा ना ये, तो इसके साथ करोगे, इसको जोड़ देना, ऐसा पूरा सीक्वेंस में रिएक्शन आएगा। तो यहां तक तो ये बनेगा फॉस्फोरासाइड, और उसके बाद फिर ये जोड़ देना, सो प्रोडक्ट विल बी दिस। तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देखो अगला वाला करते हैं। LiBr बनेगा प्लस C प्लस, अरे ये एक भाई यहाँ वाले इसको ले लेगा ना ये, अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किसी की जरूरत तो है नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने देखो 3 रिएक्शंस को कर लिए। कौन कौन से? हम लोगों ने सबसे पहले किया पिनोकोल पिनोकोलोन रिएक्शन, फिर सेकेंडली के लिए हमने बेंजील एंड बेंजिलिक एसिड रिएक्शन, और थर्ड आज हम लोगों ने किया विटिक रिएक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अब इसके आगे के रिएक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में।